नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1। इसमें पहला जो पाठ है वो है प्रेमचंद की लिखी हुई एक कहानी नमक का दारोगा। नमक का दारोगा जो कहानी है वो प्रेमचंद की आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानी है। प्रेमचंद ने 3 तरह की कहानियाँ लिखी है हिंदी में, आदर्श की कहानियाँ, यथार्थ की कहानियाँ और आदर्श और यथार्थ दोनों जिसमें हो, यानी ऐसा यथार्थ जो आदर्श की ओर बढ़ता जाए उसको कहते हैं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ऐसी कहानियाँ। तो इस आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ये जो कहानी है प्रेमचंद की, नमक का दारोगा, अंग्रेज़ों के शासनकाल की कहानी है। भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था, क्योंकि प्रेमचंद जो है वो हकीकत भी लिखते थे अपनी कहानियों के अंदर, तो उन्होंने इस कहानी को हकीकत के रूप में जो उन्होंने देखा उस चीज़ को एक कहानी बनाकर हमारे सामने रख दिया। इसको जानेंगे हम। उससे पहले हम जानेंगे जो लेखक हैं प्रेमचंद, उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। लेखक प्रेमचंद का जन्म सन 1880 उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ। बचपन का नाम मूल नाम इनका धनपत राय था। इनकी जो रचनाएं हैं, देखिए उर्दू के अंदर नवाब राय के नाम से भी लिखते थे ये, मूल नाम धनपत राय था। उर्दू के अंदर भी इनकी खूब रचनाएं रही है, उनको ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। और उसके बाद हिंदी में जब रचनाएं लिखना शुरू किया तो वो प्रेमचंद के नाम से लिखा। तो 3 नाम इनके प्रसिद्ध रहे हैं। और प्रमुख रचनाएं हैं इनकी उपन्यास के क्षेत्र में। इनकी जो रचनाएं रही है वो रही है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। गोदान इनका आखिरी अंतिम जो पूर्ण उपन्यास है, पूरा उपन्यास जिसको कह सकते हैं, इनका अधूरा उपन्यास रह गया था 1936 में देहांत होने के कारण। मंगलसूत्र इनका अंतिम अधूरा उपन्यास है। इसके अलावा इनकी कहानी संग्रह है, कौन कौन से हैं, सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में इनकी कहानियां हैं, 300 से ऊपर कहानियां इनकी मानसरोवर 8 खंडों में, 8 किताबों के अंदर वो कहानियां हैं। इसके अलावा गुप्त धन भी कहानी है इनकी। नाटक के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा है, इन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। निबंध भी लिखे इन्होंने, कुछ विचार और विविध प्रसंग। इसके अलावा इनका 1936 के अंदर असमय देहांत हो गया, लेकिन बहुत कुछ हिंदी साहित्य को दे गए। प्रेमचंद एक प्रकार से एक युग है, हिंदी साहित्य के अंदर एक युग कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदी गद्य के अंदर एक युग, नए युग की शुरुआत कर दी, चाहे वो कहानी का क्षेत्र हो, चाहे वो अपने उपन्यास का क्षेत्र हो, सब के अंदर इन्होंने एक नया आदर्श हमारे सामने, नया यथार्थ हमारे सामने रख कर छोड़ दिया। अब प्रेमचंद के व्यक्तित्व की बात करें और उनके कृतित्व की बात करें, यानी उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, व्यक्तित्व कैसा था, और कृतित्व यानी रचनाएं उन्होंने कैसी लिखी है वो कैसा है। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनका बचपन अभाव में बीता था, यानी बहुत गरीबी में जीवन जिया इन्होंने। जैसे तैसे बीए की इन्होंने और जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ गई। सरकारी नौकरी मिल भी गई, लेकिन उसी वक्त महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन चला दिया, क्योंकि देश गुलाम था हमारा। असहयोग आंदोलन चलाया, अंग्रेज़ों के खिलाफ हम असहयोग करेंगे। और असहयोग करने का मतलब होता था सरकारी नौकरी करने वाला नौकरी छोड़ेगा, पढ़ाई करने वाला पढ़ाई छोड़ेगा। तो इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। पत्नी इनकी शिवरानी देवी जी ने इनका खूब साथ दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में वो भी हिस्सा लेती रही। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में, सामाजिक संघर्ष भी हमेशा बनकर आया है, उभर कर आया है। और जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों हैं उनकी रचनाओं में। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये तो था उनका एक तरह से। अब व्यक्तित्व और कृतित्व के अंदर हम देखें तो उनकी कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। यानी हम ये मान सकते हैं कि इस व्यक्ति की महानता कितनी है कि आज भी अगर हिंदी साहित्य का काल विभाजन गद्य का किया जाता है और कहानी और उपन्यास का किया जाता है विशेष तौर से, तो इनको केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद से पहले की कहानियाँ, प्रेमचंद के समय की कहानियाँ और प्रेमचंद के बाद की कहानियाँ, और उपन्यासों में भी ऐसा ही है।
यानी एक प्रमाण है कि ये व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए रहे हैं। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया था। यानी प्रेमचंद से पहले जो कहानियाँ होती थी वो राजा रानी की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, गुड्डे गुड़ियों की कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ हुआ करती थी। लेकिन प्रेमचंद ने इस रोमानियत की कहानियों के धुंधलके से निकाल करके इस कहानी की कला को यथार्थ, हकीकत और सच्चाई जो हमारे समाज में घट रहा है उन पर कहानियाँ लिखी। तो ये वो पहले व्यक्ति रहे हैं और उसके बाद तो परंपरा शुरू हो ही गई है। इसमें उनकी वो जो भाषा ये प्रयोग करते थे वो भाषा होती थी हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसके अंदर हिंदी भी हो और उर्दू भी हो, दोनों की मिश्रित शब्दावली जब चलती है। आप अभी इस कहानी के अंदर देखेंगे कि उर्दू के शब्द भी खूब आए हैं, और खालिश उर्दू, क्योंकि ये खुद उर्दू में लिखा करते थे। उर्दू उस वक्त की ज़ुबान थी, हिंदुस्तान की ज़ुबान उर्दू ही थी। अंग्रेज़ों के आ जाने से फिर धीरे धीरे लोग हिंदी की ओर प्रेरित हुए, अंग्रेज़ी की ओर प्रेरित हुए, लेकिन जो उर्दू इनकी जो ज़ुबान थी वो इनके साहित्य में आए बिना नहीं रही, और हिंदी और उर्दू दोनों साथ होकर आई है, तो उस भाषा का एक नया नाम दिया गया और उसको हिंदुस्तानी कहा गया। बड़े अच्छे तरीके से इनकी साहित्य में हिंदी और उर्दू भाषा सामूहिक रूप से आई है। प्रेमचंद की रचना संसार की क्या विशेषता है? इन्होंने जितना भी रचना संसार किया, चाहे वो कहानी है चाहे वो उपन्यास है, उसकी क्या विशेषता है? उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने में बुना गया। देखिए, आरंभिक साहित्य जो उन्होंने लिखा वो कल्पना, संयोग और रोमानियत का था, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। और उन्होंने जब पंच परमेश्वर कहानी लिखी, ठीक है, और सेवा सदन जैसा उपन्यास लिख दिया, तो सामाजिक जीवन की कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के ये अग्रदूत बन गए। यानी यथार्थ लिखा, ये जो पंच परमेश्वर और सेवा सदन है, ये सच्चाई, यथार्थ का मतलब सच्चाई, समाज की सच्चाई बयान करते हैं। और यथार्थवाद के भीतर ही आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद की तक की यात्रा भी इन्होंने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई एक संज्ञा है, यानी ऐसा यथार्थवाद जो आदर्श की ओर बढ़े, ये उनकी खुद का बनाया हुआ है, ये चीज़ है। बस इनसे पहले किसी ने नहीं लिखा इस तरह की चीज़ें जिसमें एक कहानी के अंदर दोनों चीज़ें आ जाए, यानी सच्चाई भी आ जाए और आदर्श भी आ जाए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम उपन्यास, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, ये कहानियाँ ऐसी ही है। बाद की उनकी रचनाओं में ये आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती चली गई, कठोर वास्तविकता लिखने लग गए। वो कठोर हकीकत, जिसको यथार्थ, कठोर यथार्थ कहते हैं, वो लिखने लग गए। और वो कठोर यथार्थ उनकी जो कहानियां हैं, पूस की रात और कफन है, उसमें हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार पूस की रात के अंदर कठोर यथार्थ है। ठीक है, हल्कू किस तरह से अपने खेत को न बचा करके आग को तापता रहता है, और कफन में किस प्रकार से हम देखते हैं कि बाप बेटे दोनों आलू के लिए झगड़ते रहते हैं, और बेटे की जो बहू है वो परसों पीड़ा में तड़प कर मर जाती है। तो ये समाज की सच्चाई है। और उस के जो कफन के लिए पैसा भी नहीं होता है उनके पास, लोग पैसा देकर जाते हैं, उससे वो लोग शराब पी जाते हैं। ये समाज की सच्चाई थी उस वक्त की। तो ये जो कहानियाँ प्रेमचंद ने लिखी है, ये अपने आप में एक उदाहरण है आदर्श और यथार्थ के। ठीक है, आदर्शवाद जहाँ था आदर्शवाद है, जहाँ यथार्थ है तो वहाँ तो कड़वा यथार्थ आया है एकदम। अंत में तो कड़वा यथार्थ आने लग गया था उनकी रचनाओं में। प्रेमचंद के इस पाठ का हम परिचय पढ़ते हैं, नमक का दारोगा। ये आदर्श उन्मुख यथार्थवाद दोनों मिश्रित है इसके अंदर। इसमें इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है ये हम जानेंगे। यहाँ जो कहानी दी गई है नमक का दारोगा, उसका प्रथम प्रकाशन 1914 में हो गया था। इसका पहला प्रकाशन 1914 में हुआ। प्रेमचंद की ये बहुचर्चित कहानी है और इसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में, यानी संपूर्ण उदाहरण के रूप में देखने को मिलता है, आया है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को अगर हम ले लें कि धन के ऊपर धर्म की जीत, तो कहानी पर ये बिल्कुल सही तरीके से सटीक लागू होता है। इस कहानी में भी ऐसा दिखता है कि धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन का मतलब पैसा है, रिश्वत है, आमदनी है, ठीक है, और ऐश्वर्य है, ऐशो आराम है। और धर्म का मतलब है ईमानदारी, कर्तव्य। धर्म का मतलब यहाँ ईमानदारी और कर्तव्य है। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, या धर्म का मतलब है कर्तव्य और ईमानदारी। तो ये कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है, यानी पैसे के ऊपर कर्तव्य और ईमानदारी की जीत है।
धन और धर्म को हम क्रमशः असदवर्ती और सदवर्ती भी कह सकते हैं, यानी बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य, ये भी कह सकते हैं हम। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर करते हैं, यानी धन का प्रतिनिधित्व, बुराई का प्रतिनिधित्व और असदवर्ती का प्रतिनिधित्व करता है पंडित आलोपीदीन। ये जो इस कहानी के अंदर पात्र है एक। और दूसरा जो पात्र है, जो इस कहानी का नायक भी कह सकते हैं हम, वो है मुंशी वंशीधर, जो दारोगा है। ठीक है, नमक विभाग के अंदर जो दारोगा है, वो धर्म का प्रतीक है, वो सत्य का प्रतीक है, वो ईमानदारी का प्रतीक है, वो सद्वर्ती का प्रतीक है। कहानी में ये इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ईमानदार कर्मयोगी मुंशीधर को खरीदने में जब पंडित असफल हो जाता है तो अपने धन की महिमा का दुरुपयोग करके उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देता है, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। पंडित का अंततः सत्य के आगे, ईमानदारी के आगे उसका भी सिर झुकता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपने यहाँ सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर भी बनाते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करूंगा आपके लिए दरोगा जी, कि वह आपको सदैव मेरे यहाँ काम करते हुए भी वह सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। कहानी के इस अंतिम प्रसंग में पहले तक की समस्त घटनाएं, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और सामाजिक स्वीकार्यता है उस भ्रष्टाचार की, अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उसको उजागर करते हैं। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु की तरह, देखिए इस कहानी में हमें यह भी पता चलता है कि एक ईमानदार व्यक्ति किस तरह से महाभारत के अभिमन्यु की तरह निहत्था और अकेला पड़ जाता है। और इस कहानी में बहुत खूबी के साथ ये बात आई है, किंतु प्रेमचंद इस संदेश को, इस कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते कि वह अकेला पड़ गया, क्योंकि अगर वो इस जगह यही ख़त्म कर देते तो यह एक प्रकार का यथार्थ होता और लोग निराशावादी बन जाते। ये यथार्थ, देखिए यथार्थ हमें निराशावादी बना देता है, सच्चाई हमेशा हमें निराशावादी बना देगी, जो हकीकत है वो निराशावादी बना देगी। ऐसा सोचकर उन्होंने कहानी को यहीं ख़त्म नहीं किया। मानव चरित्र से हमारा विश्वास उठ जाएगा, ऐसा सोच करके कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ वो करवाते हैं, यानी दरोगा वंशीधर की ईमानदारी की इज्जत करवा कर वो करवाते हैं। तो ये एक प्रकार से इस कहानी का सार हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इस कहानी के माध्यम से हम क्या पढ़ेंगे वो हम अगले भाग में जानेंगे कि कहानी में सिलसिलेवार क्या कहना चाहते हैं, कहानी क्या कह रही है हमें, वो जानेंगे हम इसके दूसरे भाग में। धन्यवाद।